तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने लास्ट लेक्चर में? को सर प्रोटीन इसका टाइप हुआ था, और आपने ग्लूट4 पी प्रोटीन और आरबीसी जो है ना वो बताए थे। प्रोटीन्स बच्चे खत्म हो चुका था एक्चुअली। प्रोटीन्स के बारे में मुझे जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिया था। ओके। मुझे नया बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो बायोमोलिक्यूल्स हमको तीन ही पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉरी चार। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपका जो है बेसिक यूनिट, सॉरी न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक एसिड का क्या है, बेसिक यूनिट है। ठीक है। तो हमें न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके पॉलीमराइजेशन से, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक ठीक है। एसिड। तो अब हमको पहले देखना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, इसके अलावा भी क्या इनके और काम है क्या, वो भी यहीं पे देख लेते हैं। लाइक एनर्जी जो कैरियर है आपके, एनर्जी कैरियर, इट आल्सो एक्ट एज एनर्जी कैरियर। अब एनर्जी कैरियर कौन से हैं? लाइक एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये सारे हैं, पर हम इसी के बारे में ज्यादा जानते हैं। मोस्ट कॉमन यही, मोस्ट कॉमन। ठीक है। हाँ सर। एक मिनट रुकना बेटा, मार्कर थोड़ा ड्राई हो रहा है। और भी इसके काम हैं। कौन से काम है? इट आल्सो एक्ट एज, बता दो। तो जीन जीन है। नहीं बच्चा, जीन कहाँ है? ये तो यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। जीन इससे मिलके बनता है। क्या बच्चे? विटामिन में। Yes, it is also present in vitamin. मैं कभी बार देखता हूँ बच्चे कि आपका स्ट्रेंथ कितना है। 7 बच्चे हैं अभी, खैर कल 10 थे पिछले लेक्चर में, परसों। बट बोलने में मतलब आवाज सिर्फ मुझे एक ही दो की सुनाई देती है, अदर कोई बच्चा इंटरेक्ट नहीं करता है। चलो यहाँ पे जैसे एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर, एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल आपका साइक्लिक एएमपी, जिसको शॉर्ट में सीएमपी बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी। इसी तरह से इट एक्ट एज कोएंजाइम। जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि कोएंजाइम क्या होता है। ठीक है। जस्ट एक मिनट, एक मिनट बच्चे, जस्ट एक मिनट।
हेलो। हाँ सर। ठीक है, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में आपको मैंने पहले भी कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं। जब मैंने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है किससे मिलके बना हुआ है? पेंटोज शर्करा, N2 बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है सर। किस किस से? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज ये शर्करा, N2 बेस। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट है। एक पेंटोज है शर्करा। आपका शुगर। कौन तो सी शुगर शुगर? इंग्रेडिएंट्स। पेंटोज भी लिख सकते हो। पेंटोज शुगर एक्चुअली राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है। प्लस इसमें और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन बेस। N2 बेस। बच्चे 60 में मत बोला करो। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस, इनको सबको सेपरेट डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो फटाफट। अब ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे जहां हेडिंग डाली है यहीं पे इस तरह से बना के लिख दो जरा सा कि न्यूक्लिक एसिड आपके दो टाइप के हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। एक है डीऑक्सी, पूरा लिखूं या आप जानते हो? मैं यहाँ पे पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हाँ सर। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो टाइप के हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट देखोगे तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, और न्यूक्लियोसाइड जो है क्या कहते हैं आपका, राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ। तो कई बार वो पूछ लेता है इस तरह की चीजें, बड़ा सिंपल सी चीजें हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मैं एक आध आपको लिखा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क दूंगा कि आपको फिलिंग करनी है उसकी घर पे बैठ के, ठीक है। चलो, ये कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। तो पहले मैं आपको नाइट्रोजनस बेस के बारे में सारा डिटेल दूंगा। नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि बच्चे ये थोड़ा सा ट्रिकी है और याद करने को, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से इसका स्ट्रक्चर याद करें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस है ये आपका हेट्रोसाइक्लिक है। मैंने हेट्रोसाइक्लिक रिंग की डिफिनीशन दे रखी है, बताओ क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? रिंग मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग को कैसे डिफाइन करो? ऐसी रिंग जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम पाए जाए उनको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बात समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। टॉपिक है, हाँ सर। ठीक है, कि ऐसी रिंग जिसमें एक से ज्यादा एटम पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके बनने में, उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके नाइट्रोजनस बेस बेसिकली दो कैटेगरी के होंगे। एक होंगे आपके प्यूरिन एंड pyrimidine। पायरिमिडीन्स और दूसरे होंगे आपके प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। अब ये जो पायरिमिडीन्स हैं आपके, ध्यान दो, एक एक स्टेप करके चलते हैं कि इसमें सिंगल नाइट्रोजन सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। पायरिमिडीन्स में कंटेन सिंगल रिंग। सिंगल रिंग। रिंग कैसी होगी?
हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। और तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस के एग्जांपल दो। ठीक है। तो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी आपकी? पाइरिमिडीन। और इसमें कितनी होगी? डबल रिंग। डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। ओके। अब ये जो सिंगल रिंग है ये 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब इस रिंग में कितने एटम होंगे? 6। 6 मेंबर। और जो डबल रिंग है उसमें कितने होंगे? 9। 9 मेंबर। ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग है, ये जो सिंगल रिंग है, इसको हम बोलते हैं पाइरिमिडीन रिंग। क्या बोलते हैं? pyrimidine रिंग। पाइरिमिडीन रिंग। और ये जो डबल रिंग है, इस डबल रिंग में बेसिकली दो है। कौन कौन सी? एक तो पाइरिमिडीन है, और दूसरी कौन सी है? पायरॉल रिंग। सॉरी, पायरॉल नहीं, दिस इज इमिडाजोल, नॉट पायरॉल, दिस इज इमिडाजोल। इमिडाजोल। जो पाइरिमिडीन रिंग है आपकी, ये इसमें ये जो 6 मेंबर है, ये जो 6 मेंबर है वो मेंबर के कौन कौन से हैं? 2 नाइट्रोजन है प्लस और कार्बन। 4 कार्बन। ये ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पाइरिमिडीन रिंग होगी, यहाँ पे भी जो पाइरिमिडीन रिंग होगी, उसमें कितने होंगे? 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। 4 कार्बन। और जो इमिडाजोल रिंग है उसमें क्या होगा? 1 नाइट्रोजन 2 कार्बन। 1 नाइट्रोजन 2 कार्बन। सोच लो। 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन। सॉरी 3 कार्बन। 2 नाइट्रोजन ठीक 3 है। कार्बन। ये पाइरिमिडीन रिंग आपकी 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड। ठीक है। ओवरलैप करते हैं, इनके 2 कार्बन जो है ओवरलैप करेंगे, दोनों रिंग का पार्ट बनेंगे। पाइरिमिडीन रिंग का भी पार्ट बनेंगे और इमिडाजोल रिंग का भी पार्ट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि हाँ ये जो डबल रिंग बनेगी उसमें से जो 2 कार्बन है वो बेसिकली क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे दोनों रिंग के साथ। ठीक है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस या इरेज कर लेते हैं बेटा, इसको कॉपी कर लो, इरेज करते हैं। आप लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू रहना। हो गया? हाँ सर। तो मैं आपको पाइरिमिडीन रिंग का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ध्यान देना इसके स्ट्रक्चर। ये 2 नाइट्रोजन है, बाकी रिमेनिंग पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? रिमेनिंग पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट। कार्बन। अच्छा, इसकी जो है ना नंबरिंग में बड़ा ध्यान देना। ये नंबर 1 है,
ये जो सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, वो नाइट्रोजन नंबर 1 उसको दोगे। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको कौन सा नंबर दोगे? 2। इसको दोगे 3। टॉप पोजीशन कौन ऑक्युपाई करेगा? 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबरिंग है ये इस डायरेक्शन पे हो। ये है आपकी पाइरिमिडीन रिंग। मतलब आगे जो प्राइमरी पाइरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस हैं वो बेसिकली इसी इसी स्केलेटन पे ग्रुप्स के मॉडिफिकेशन से बने। ठीक है, कहीं डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, कहीं पे कुछ और ग्रुप अटैच हो जाएगा। मतलब जो बेसिक रिंग है वो यही रहेगी। तो इतना तो ध्यान में हो गया कि किस तरह से नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट, रिंग नंबरिंग किस तरह से हो रही है, ये दिमाग में पहले बैठा हो। आप स्ट्रक्चर पूछ लेता है कई बार। समझ में आ रही बात? हाँ सर। चलो दूसरा देखते हैं, प्यूरिन रिंग। तो प्यूरिन में मैंने बोले आपको कि 2 है, एक है पाइरिमिडीन रिंग है, दूसरा इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग। नाइट्रोजन बिल्कुल वैसे ही आप अटैच करोगे इस तरह। मुझे एक बार नाइट्रोजन देखने पड़ेंगे। यस, 7-9 एक्टिन 7-9 पे 1379 पे नाइट्रोजन होगा। ये है आपका। ठीक है, ये बेसिक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसी के मॉडिफिकेशन से आपके आगे का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जो भी अदर नाइट्रोजनस बेस हैं वो इसी से बेसिकली बनेंगे, यहीं पे ग्रुप के मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसकी बात इस बार जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इस रिंग में जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से, ठीक है, और इस रिंग में जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से। नंबरिंग का बहुत स्पेशल ध्यान रखना। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एग्जाम में पूछे ही, बट यह है कि भाई कॉन्सेप्ट आप इसको स्ट्रांग रखना। मैं बार बार मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलता, भाई कॉन्सेप्ट आप इसको स्ट्रांग रखना कि इस तरह से चलती हैं चीजें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आज की नहीं है, ये जब जिस हायर क्लास पे पहुंचोगे वो हर जगह यही मिलेगा। बेसिक यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ये लगता हो कि आप एमबीबीएस करने जाओगे और जब वहां पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ोगे तो कुछ और पढ़ने को मिलेगा। डेफिनेटली आगे की कुछ चीजें जरूर पढ़ने के लिए मिलेंगी, बट जो बेसिक है आपको यहीं से स्टार्ट हो। तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कॉन्सेप्चुअली आपने चीजों को या ट्रिक बाय ट्रिक आपने याद कर रखी है तो कंफ्यूजन बहुत कम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दी कि पाइरिमिडीन रिंग इस तरह से बनेगी, प्यूरिन रिंग आपकी इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 4 एंड 5, कार्बन नंबर 4 एंड 5 ये ओवरलैप किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें है 9 मेंबर। एक्चुअली इसमें कितने एटम है? 9। रिंग के अंदर। ठीक है, बट वो अलग अलग देखोगे तो अलग अलग, इसमें 6 है और इसमें 5। तो ये मत सोच लेना कभी कि वो 11 मेंबर्ड है। नॉट, दिस इज नॉट 11 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। अब इसको इरेज कर दो मैं। हाँ सर। अब आते हैं फिर से पाइरिमिडीन पे।
पाइरीमिडीन बेसिकली आपके 3 टाइप या 3 है ये बोल सकते हो। पाइरीमिडीन है आपके 3। कौन कौन से 3 है? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। अब इनके स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छा, एक चीज पॉइंट में या तो लिखा दूं, क्या लिखा दूं? इनमें से एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि कॉमन है इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। कौन सा है? साइटोसिन। साइटोसिन, दिस इज कॉमन इन बोथ। डीएनए एंड आरएनए में आपको कॉमन दिखेगा। इसी का स्ट्रक्चर पहले स्टार्ट करते हैं। इसी का आपको स्ट्रक्चर में पहले दिखाता हूँ, या तो एक काम करो, अगर आपने लिख लिया फिर भी कट कर दो। मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए जरूरी है। इसको यूरेसिल को बीच में कर लो और इसको कर लो यहाँ पे। स्ट्रक्चर याद करने में आसानी होगी। एक तो मैं तुमको एक ट्रिक अभी बता देता हूँ। पाइरीमिडीन में नंबर ऑफ लेटर्स इन कंपेयर टू प्यूरिन ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर। तो मतलब पाइरीमिडीन का नाम जो है बड़ा है और प्यूरिन का नाम छोटा। तो जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है, याद रखना। जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है, और जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। तो एक हिंट तो यहीं पे हो गया है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसी को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है, तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका इसका जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा है या स्ट्रक्चर छोटा है। ठीक है, अगर नाम बड़ा है उसका तो स्ट्रक्चर छोटा होगा, और स्ट्रक्चर बड़ा है तो नाम उसका छोटा होगा। एक 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 हिंट तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखना इस तरह से, कट, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। जो पाइरीमिडीन है उनको किस तरह से याद कर रखोगे? कट। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज, वैसे तो इतनी बार आप पढ़ चुके हो इसको अब तक, इसमें इसमें पाइरीमिडीन कौन कौन से हैं उसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं। कंफ्यूजन जो होगा स्ट्रक्चर पे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़े नहीं, और क्योंकि 2 एक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में उनको बना के रखा हुआ है, इस वजह से वो पूछ लेता है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा सा साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक क्या मैंने बताया? पिरामिडल रिंग। ठीक है, कहां से हमने नंबरिंग की? नीचे से। मैं अंदर कर लेता हूं क्योंकि मुझे बाहर कुछ ग्रुप्स बनाने होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, 2 एंड 4, जो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच, 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच। एक्चुअली ये ऑक्सी क्या है, कीटो ग्रुप है, बट ये इसका या IUPAC में नाम से पहले ही इस तरह से इसको बोला गया, पहले ऑक्सी बोलते थे इसको। ठीक है, तो वो आज तक वैसे ही चले आ रहा है। बहुत ज्यादा IUPAC नेम पे जाओगे तो नाम चेंज हो जाएगा, बट आपको ऑक्सी बहुत ज्यादा IUPAC नेम पे यहाँ नहीं जाना है, जो चीज है वो ऐसे ही। ठीक है, इसका जो 4 है, 4th पोजीशन है या 4th कार्बन है, वहां पे NH2 ग्रुप अटैच। 4th कार्बन पे, 2nd कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप है, और 4th कार्बन पे क्या है? NH2। NH2 ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई
2 ऑक्सी 4 एमाइनो पिरिमिडीन। ठीक है, 2 ऑक्सी 4 एमाइनो पायरिमिडीन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को अगर वैसे तो डबल बॉन्ड आपसे कभी पूछता नहीं है, बट स्टिल आप दिमाग लगा सकते हो कि कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो आप, नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी के साथ ऐड होता है, मतलब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड अपने साथ जोड़ सकता है? थ्री। अभी कितने हैं इसके पास? 2 है, दैट मींस कि दो। यहाँ पे समहाउ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड देखो, अब कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अभी देखो कहाँ पे ऐसा है जहां पे डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बन रही है? 5 और 6 के बीच। 5 और 6 के बीच। 5 और 6 के बीच। ये आपका बन गया। अब इसके साथ अपना हाइड्रोजन आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 1 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको आप इसका नाम लिख लो, 2 ऑक्सी 4 एमाइनो पायरिमिडीन। ये याद करने के लिए इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पायरिमिडीन जिसकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है, फोर्थ पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप अटैच। तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हो बड़े आसानी से। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से किसमें एमाइनो ग्रुप अटैच है, किसमें बोथ एमाइनो ग्रुप एंड ऑक्सी ग्रुप अटैच। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये सेकंड मतलब 2 ऑक्सी 4 एमाइनो पायरिमिडीन याद है तो इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से चलते हैं अब यूरेसिल पे। बेसिक स्ट्रक्चर बना लो आप। यूरेसिल, और यूरेसिल में मैं लिख देता हूं कहां पे पाया जाता है? आरएनए में। आरएनए थे। प्रेजेंट इन आरएनए, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले, लिख दो यहाँ पे। ये हो गया आपका। ठीक है, नंबरिंग आपको पता है। ठीक है, इसके सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच? ऑक्सी ग्रुप। दोनों पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे भी एंड फोर्थ पोजीशन पे भी। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। 2,4 डाईऑक्सी। ये बन गया। अब नंबर वो डबल बॉन्ड देख लो कहां कहां पे है। एन और जो ये 3 एंड 4 कार्बन है, मतलब थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ कार्बन के बीच में तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। ठीक है, हाँ, 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में श्योर होगा। ठीक है, और होगा कि नहीं अब कोई बॉन्ड? नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका यूरेसिल हो गया। अब इसमें से मैं साइटोसिन वाला पार्ट इरेज कर दूंगा, या नीचे कर लेते, नीचे लिख लेते। साइटोसिन थायमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में करना क्या है? जो यूरेसिल है, यूरेसिल के 5th कार्बन में अगर आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा?
थाइमीन का। थाइमिन का स्ट्रक्चर तो बना दो। 5 मिथाइल यूरासिल है तो होता है तो थाइमीन। हाँ 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, तो 5th कार्बन पे अगर आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हो तो वो बन जाएगा। अटैच कर दो फटाफट। बनाओ या ना बनाओ, इसी पे बना देते हैं, इसी पे। ठीक है, नाम लिख जरूर दो। 5 मिथाइल टू और डाइहाइड्रोक्सी डाइऑक्सी यूरेसिल, गलत बोल रहा हूँ। pyrimidine, या इसको इस तरह से लिख दो, 5 methyl uracil, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो यहां से आपके पायरिमिडीन वाला पार्ट याद हो गया होगा आपको। ठीक है, मतलब पहले जो है जब आपने साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाया तो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी था, फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो था। टॉप पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन वहां पे अमाइनो था। इसके बाद जब आपने यूरेसिल बनाया तो जो फोर्थ पोजीशन थी उसको भी ऑक्सी ने रिप्लेस कर दिया। एंड जब आपने थाइमिन बनाया तो 5th पोजीशन पे, बाकी सब कुछ सेम था, 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ गया वहां पे, methyl, मिथाइल। तो ये आपके पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं प्यूरिन में, जो आपके पास है प्यूरिन वाले पार्ट पे आते हैं। इसको इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। हाँ सर, प्यूरिन, तो प्यूरिन आपके दो हैं। कौन कौन से हैं दो प्यूरिन? एडेनिन adenine, ग्वानिन। guanine, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो बेसिक तो सेम ही होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ, बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना दो आप पहले। बनाओ फटाफट। ओके, ये हो गया, इधर भी बना दो। नंबरिंग कहां से करना स्टार्ट किया था आपने इसकी? साइड से। तो जो एडेनिन है, एडेनिन की जो टॉप पोजीशन है पहली रिंग में वो क्या है, 6th पोजीशन। ठीक है, एडेनिन को हम बोलते हैं 6 एमाइनो प्यूरिन। तो आप ये इस तरह से याद कर सकते हो कि जो इसकी टॉप पोजीशन है, द टॉप पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 6 एमाइनो प्यूरिन। टॉप पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय एमाइनो। इतना ही, अगर अगर आपको प्यूरिन में कहीं पर टॉप पोजीशन पे एमाइनो दिख जाता है, दैट मीन्स कि ए फॉर एमाइनो, ए फॉर एडेनिन। ठीक है, ए फॉर एमाइनो, ए फॉर एडेनिन। तो ये आपका जो है क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको कुछ याद भी नहीं है तब भी चल जाए। क्यों? क्योंकि और कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं, और कोई ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ डबल बॉन्ड का इधर उधर हेर फेर है, वो आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं।
वैलेंसी को देख के, और वैसे पूछता भी नहीं। अब कहाँ पे बना दो, एक साइड यहाँ पे आएगा, देखो जरा सा वैलेंसी। 7 और 8 के बीच। हाँ 7 और 8 के बीच में हो। हालांकि डबल बॉन्ड से आपको बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, आपको जस्ट ग्रुप अगर याद है तो इसका मतलब ठीक है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं ग्वानिन। ग्वानिन में देखो, ग्वानिन मैंने स्पेलिंग गलत लिख किया है क्या? नहीं ठीक है। आपको शायद कुछ बच्चों को पता होगा कि जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो गोनोलाइनिक एसिड इस तरह से कुछ होता है। हाँ हाँ तो वहां से आप ये बोल सकते हो कि गुआनो ओ आता है लास्ट में, ठीक है। तो इसका जो टॉप पोजीशन है ये 6th वाला पोजीशन, दैट टॉप पोजीशन ऑक्युपाइड बाय ऑक्सी ऑक्सी ग्रुप, और जो एमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? सेकंड पोजीशन, सेकंड में। ठीक है। तो सेकंड पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय एमाइनो ग्रुप, और 6th पोजीशन जो है आपका ऑक्सी ग्रुप। ऑक्सी ग्रुप ऑक्युपाइड है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो इसको 2 अमाइनो 6 ऑक्सी यूरिन, ठीक है। बाकी भी आप देख लो, जहां जहां डबल बॉन्ड लगाने हो सेट कर दो। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे बताओ? 7-8 के बीच। वो तो रहेगा, 5-4 के बीच। ठीक है, वहां पे भी रहेगा। 1 और 6 के बीच। 1 और 6 2 के और 3 बीच के बीच। ना 1 और ना 6 के बीच नहीं होगा सर 1 और 6 के बीच नहीं होगा। नहीं होगा, कार्बन का 2 2 और और 5 3 बॉन्ड के हो बीच में जाएगा। होगा। हाँ हाँ 2 और 3 के। एक तो ये होगा आपका, एक ये होगा आपका, और एक ये होगा। तुमको एक और चीज बता देता हूँ कि जो प्यूरीन है, प्यूरीन का जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है, ठीक है, N9, दिस इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ना राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, या मैं सीधे से लिख देता हूँ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, या इस तरह से बच्चे लिखो, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। अटैच्ड विद C1 ऑफ पेंटोज, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज, ठीक है। पेंटोज के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच, तो ये ध्यान में रखना प्यूरीन के केस में। और इसी तरह से आप बैक चले जाओ, जहां पे पाइरीमिडीन लिख रखा है वहां पे लिख दो एन जो है नंबर 1, N1, ठीक है, इज अटैच्ड, मुझे एक गड़बड़ कर दिया है। सर वो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच होगा। कौन सा बेटा? 1 और 2 के बीच आपने जो दिया। बैलेंसी देखो जरा सा, गुआनिन के बारे में। बैलेंसी देखो जरा सा। वो सर में तो 2 और 3 के बीच ही दिया था। 1 में N के साथ हाइड्रोजन लगा था, हाइड्रोजन। एन के साथ हाइड्रोजन लगा है? हाँ सर। नहीं बच्चे, उस तरह से गलत हो जाएगा जिस तरह से तुम बोल रहे हो, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बस जो तुम बोल रहे हो वो जस्टिफाई नहीं है। देख लो टेक्निकली, आप देख लो बुक से क्या फर्क पड़ता है, आप टेक्निकली बैलेंस ही सेटिस्फाई करो उसकी। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास किताब में बायो मॉलिक्यूल्स किस में है, फर्स्ट वाले पार्ट में। हाँ, सर। Just a minute.
अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एडनिन एंड यूरेसिल ही दिया हुआ है। वो सर हमने तो मैंने रुको वो रुको रुको, मैं देख लेता हूँ। मुझे आपने पता नहीं कौन सी किताब फॉलो कर रखी है, देखना है तो। क्योंकि टेक्निकली जो मैं बाय कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ वही पे होना चाहिए। एक बार देख लेता हूँ। पॉसिबिलिटी उसकी वहां पे भी है, आप वहां पे भी अटैच कर सकते हो। अगर हाँ सर सही है। सेकंड थर्ड पे अटैच कर रहे हो तो वहां पे भी अटैच हो जाएगा, सच उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार जो मुझे समझ में आ रहा है वही पे। एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है ना ये साइकिल बाय मॉलिक्यूल्स। amino acids, proteins, nucleotides। कौन सा है? ग्वानिन है। हाँ सर। यस इट इज सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बट कोई इतना आपसे पूछेगा नहीं डबल बॉन्ड के बारे में। हाँ ठीक है, आप अगर ध्यान रखें। मेन चीज मैं आपको जो बता देने जा रहा था कि जो N1 है किसका, ऑफ प्यूरिन। पायरीन हाँ pyrimidine। will be attached C1 of राइबोज। राइबोज को जो C1 है, राइबोज में कह रहा हूँ, उसमें आप पेंटोज लिखो, बार बार राइबोज लिख देता हूँ। पेंटोज से दोनों कवर हो जाते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो ये कई बार पूछ लेता है कि किस नाइट्रोजन से अटैच होता है, तो वो आपको प्यूरिन पाइरिमिडीन दोनों केस में क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। शुगर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैंने सारा कुछ बता रखा है शुगर में। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट बता रहा था तो मैंने उस समय आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो एक बार शुगर देख लेते हैं। शुगर में हमारे पास क्या है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज, और पेंटोज में हमारे पास दो टाइप की शुगर है। एक है आपकी राइबोज, कहाँ पे पाई जाती है? आरएनए में। आरएनए। और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पे पाई जाती है? डीएनए में। डीएनए में। तो राइबोज अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको, किस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। हाँ ये बताओ कहाँ पे मैं क्या बना दूं? कहाँ से स्टार्ट होगा? कार्बन नंबर 1। वो सर राइट साइड के ऊपर से, ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन है। यहाँ से हाँ। इसको मैं 1 प्राइम दे देता हूँ, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, इसको 4 प्राइम, और एक आप CH2 यहाँ पे अटैच कर दो और इसको लिख दो 5 प्राइम। ठीक है, इसकी जो टॉप पोजीशन है 1 प्राइम की, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, फोर्थ कार्बन का जो ये है पार्ट,
ये भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ तो आपका ये है। हालांकि आपको ज्यादा इसमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन इंटरेस्ट होना चाहिए फर्स्ट प्राइम एंड मतलब 1 प्राइम एंड 2 प्राइम जो है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 1 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो ऊपर की तरफ है और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अब इसमें इसको अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें जो 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल, तो वो आपका डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। तो बनाओ तो इसमें क्या सर वो 4 में OH नहीं होगा, वो एज होगा। ऐसा है? हाँ सर। क्यों? एक मिनट मुझे देखने दो क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया पीछे। सर पता नहीं बट सही बोल रहा बच्चा, सही बोल रहा। दिस इज इट। बिल्कुल सही बोल रहा था क्योंकि वो वही वाला OH यहाँ पे है। समझ में आया क्या बाकी लोगों को? उसको समझ में है नहीं पता नहीं, ठीक है। जब रिंग बनती है बच्चा तो रिंग में क्या है कि किसी ना किसी कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाले कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बेसिकली इसका जब ये रिंग टूटेगी तो ये OH ग्रुप लेके अपना अलग हो जाएगा। तो फोर्थ ग्रुप का जो OH है वही पार्टिसिपेट करता है रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे भी वही चीज लिख दो, OH H, इसको हाइड्रोजन ही रहने दो, इसको भी हाइड्रोजन रहने दो, इसको OH ही रहने दो, इसको H रहने दो, H और यहाँ पे CH2 OH। बस यहाँ पे लिख दो 1 प्राइम और 2 प्राइम। चलो लिख देते हैं 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। तो आपके साथ एनसीईआरटी में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज में से किसी एक का पिक्चर बना हुआ, तो याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। नो, बाकी मैंने सारा बता दिया। चलो एक बार आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में कुछ और लिखा देता हूँ। हाँ थोड़ा सा लिखा दे, चलो इसको कॉपी करो बच्चे। हो गया। लगी बोल तो चुका ही हूँ, लिखा भी चुका हूँ कई बार, तो चले हो एक बार और रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट। न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट है आपका? पेंटोज शर्करा एंड नाइट्रोजन बेस। हाँ शुगर प्रेजेंट है, शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइड फॉस्फेट बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो बॉन्ड है वो, देखो धोखा खा रहे हो कुछ बच्चे। चलो इसका नेचर कैसा होगा न्यूक्लियोसाइड? इट इज एसिडिक और बेसिक? कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक। एसिडिक होगा ये, अभी उसके साथ में ऐसा आपने अटैच ही क्या किया? बेसिक इन नेचर, नाइट्रोजनस बेस अटैच है उसके साथ, तो वो बेसिकली बेसिक नेचर का है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस आपके अगर प्यूरीन है, यही पे मैं लिख देता हूँ, इफ इट इज प्यूरीन तो 10 9 जो है अटैच होगा। इट इज
पाइरिमिडीन, तो क्या अटैच होगा इसके साथ? N1। तो मतलब अब आपका गलत होने का चांस बिल्कुल 0 होना चाहिए अगर पूछता है कोई। यहाँ पे भी लिख दो कि दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, दिस इज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है ये? एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये तो हो गया है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम जानते हैं। जैसे आरएनए के केस में अगर हम देखें, आरएनए के केस तो राइबोज प्लस आपका अगर एडिनिन मिलता है, यही दोनों चीज तो शुगर राइबोज नाइट्रोजनस बेस, ये क्या बनाएगा? इसको आप क्या बोलोगे? राइबो एडिनोसिन। एडिनोसिन। तो बाकी का भी आप लिख लो इसी तरह से। क्या लिख दो? गुआनोसिन। मैं गलत लिख रहा हूँ? बताओ क्या लिख दूं? साइटोसिन। आगे क्या लिख दूं? यूरासिल। ठीक से बताओ। यूरानोसिन। हाँ, देख के लिखना। आई थिंक इट इज यूरिडिन। ओके, हाँ लिख देना, ये तुम्हारा होमवर्क। कॉपी करो बच्चे, मैं न्यूक्लियोटाइड लिखूंगा। दिस इज यूरिडिन। एक बार चेक कर लें। हो गया? हाँ सर। अब मैं इसी में कर दूंगा मॉडिफाई, आप लोग लिखोगे कंप्लीट। हेडिंग हो गई न्यूक्लियोटाइड, इसका नेचर हो गया एसिडिक। अब देखो, पहले बेसिक था, अब ये एसिडिक हो गया। और मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं यही पे चेंज करूंगा, आप लोग कॉपी करो पूरा। इसमें मैंने एक बॉन्ड अटैच कर दिया, इसके साथ एक बॉन्ड अटैच हो गया, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया क्या? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया। ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बन गया कौन सा बॉन्ड? एस्टर। कौन सा बॉन्ड है ये? एस्टर बॉन्ड। पूरा मॉलिक्यूल ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। टाइड। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं आपको, तो चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉस्फेट ग्रुप को मैं बाद में ले जाता हूँ, पहले राइबोज लिख देता हूँ। राइबोज प्लस एडेनिन प्लस क्या लिख दूं? फॉस्फेट। बताओ। राइबो एडिनाइलिक एसिड। हाँ। क्या बोला? राइबो एडिनाइलिक एसिड। राइबो की जरूरत है? ओके सर, एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड, या इसी को आप एडिनाइलिक भी बोल सकते हैं। आयनाइज कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? एडिनाइलिक में। एडिनाइलिक। तो अब बाकी क्या आप कर लेना बच्चे, सब लिख डालना, सब। ठीक है, तो ये बच्चे कई बार पूछ लेता है, इस पे स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। यहाँ राइबोज लिखा है कि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कई बार,
यहाँ पे लिखा होता डीऑक्सीराइबोज या लिखा होगा राइबोज, आंसर दे देंगे डीऑक्सीराइबोज का। उसको गलती करवाना होता तो ऑप्शन भी अपने हिसाब से ही रखता है कि पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए। तो अगर ये डीऑक्सीराइबोज होता यहाँ पे तो ये यहाँ पे नाम चेंज हो जाता, डीऑक्सी एडनाइलिक एसिड हो जाता। ठीक है, तो आपका होमवर्क है बाकी डीएनए आरएनए सबके लिखने का। हो गया? हाँ सर। यहां से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड ये सब मैंने आपके खत्म कर दिए। अब आते हैं, इरेज कर देता हूँ न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लिक एसिड में पहले पढ़ेंगे सर। हम। हाँ सर हाँ, वो सर सुन रहा हूँ। डीऑक्सीराइबोज होता तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड होता, वो एडिनाइलिक और प्लेस में क्या होगा? एडनाइलिक एसिड लिखा है बच्चे को। हाँ, वो एडिनाइलेट लिखा था ने, वो राइबोज के डीऑक्सीएटाइलेट जो बोलो। होता तो एडिनाइल। बच्चे देखो मेरी बात सुनो। हेलो। अगर वो आरएनए है, राइबोज है वहां पे, तो वो बनता है एडनाइलिक एसिड या एडनाइलेट। अगर वहां पे हाँ डीऑक्सी राइबोज हो, डीएनए का केस हो, तो वो बनेगा डीऑक्सी एडनाइलिक एसिड। ठीक है, या डीऑक्सी राइबो एडनाइलिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबो एडनाइलिक एसिड या डीऑक्सी राइबो एडनाइलेट। ओके, जब आप आरएनए का केस उठाते हो तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप राइबो यूज करो, अगर आपका मन करता है आप करो। और कोई ठीक है सर। प्रॉब्लम? नहीं सर। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड में हमने पहले ही देख लिए हैं कि हम न्यूक्लिक एसिड हमको यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए पढ़ने, डीएनए आरएनए फुल नेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखना, मैंने लिखा। अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ डीएनए। वैसे अगर मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दूं यहाँ पे कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर केसेस में डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल किस तरह से एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, क्या लिखूं? रेट्रोवायरस। तो वायरस एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने एक लिखा HIV, एड्स। एड्स। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, आगे थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह, मतलब इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी लिख सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली ये स्टोरेज का काम कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरएनए के केस में आरएनए के कई सारे काम। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट तो पहले ही लिखा दिया है कि आरएनए किस तरह काम कर रहा है रेट्रोवायरसेस में। ठीक है, DNA की तरह। ठीक है, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली, एक्ट एज genetic material only in retroviruses, retroviruses। ओके, बाकी जगह पे क्या काम करता है?
ये आपका इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, करता है कि नहीं ट्रांसफर? हेल्प। हाँ सर। जब भी कॉपी करना होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो किसके फॉर्म में कॉपी होती है? आरएनए के फॉर्म में। आरएनए। बहुत सारे फंक्शन है बच्चे, मैं इसको आगे आरएनए जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे लिखा दूंगा, अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। जैसे एडॉप्टर की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब कि इट इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर आरएनए। या आप ये बोल सकते हो कि जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स है उसको राइबोसोमल आरएनए के साथ में लिंक करवाता ताकि प्रोटीन की चेन बन सके। स्ट्रक्चरल रोल है इसका, कैटालिटिक रोल है इसका, लिखना चाहो तो लिख दो बट बाद में तो लिखाना ही मुझे, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल है जैसे राइबोसोमल आरएनए जो है आपका राइबोसोम के फॉर्मेशन में, ठीक है। कैटालिटिक रोल है जितने भी राइबोजाइम्स हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डीएनए। 2 मिनट दो मुझे जरा सा, फिर 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट। क्वेश्चन सुनो, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ राइबोस, now estrification of nucleoside will give rise। आप न्यूक्लियोसाइड का एस्ट्रिफिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फिर याद नहीं सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विल गिव राइज। न्यूक्लियोटाइड। यस। which nucleic acid act as genetic material, DNA, RNA, none of these, both of them। बोथ ऑफ देम। यस। मतलब बहुत छोटे क्वेश्चन है पर बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलत कर देते हैं, बाहर तो बता ले। आई थिंक जितना एनसीईआरटी में था वो मैंने आपका करवा दिया है न्यूक्लिक एसिड में, इस चैप्टर में, ठीक है। जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है उसमें जितना एनसीईआरटी में डिटेल्स था वो मैंने करवा दिए हैं, पर कुछ डिटेल्स जो मतलब 11th वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, कुछ डिटेल्स आपके 12th वाली एनसीईआरटी में है जो कि मैं यहीं पे कराऊंगा। बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कई बार देखो क्वेश्चन ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अटैच्ड या प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है? प्यूरिन एंड pyrimidine। नाइट्रोजनस बेसिस, पहले तो आप यही बोलोगे, नो डाउट नाइट्रोजनस बेसिस ही प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है।
हाँ बट आप कर लोगे। मतलब कहने का है कि इसी तरह के बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आता, पर क्या है कि आप पढ़े नहीं होते या घबराए हुए होते, तो उससे वो गलत हो जाता है। अच्छा, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, तो क्या बोले? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लिखो लिखो जरा सा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है, उनका लॉन्ग चेन पॉलीमर है कौन? डीएनए। डीएनए। अच्छा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कर दो उसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी कुछ नहीं डिनोट करता है, ये ध्यान में रखना बोलते समय। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज लिखवा रहा था, जो उसको लिख लो, इसके पहले लिख लो। मैंने लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए। आप डीएनए आरएनए भी देख सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वेदर इट इज डीएनए आरएनए। न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से लिखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। कोई कुछ पूछ रहा है क्या बच्चे? इसको पहले लिखना है, डीएनए से पहले लिखना है। इरेज कर दो नीचे वाला। हाँ सर। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए या आरएनए, यहाँ आरएनए हो चाहे डीएनए बतानी हो, तो किसके रिस्पेक्ट में बताओगे आप? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नंबर ऑफ। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड
तो बेस पेयर के बेस में बताते हैं तो मैं बोलना चाह रहा था कि नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेस पेयर के बेस में क्योंकि डीएनए और आरएनए तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर बट ही कोई होगा फर्क, ना। अच्छा कोई फर्क पड़ेगा, रुको, ये मैंने आपका बना दिया, ये बन गया आपको, कोई फर्क पड़ेगा क्या लेंथ में? लेंथ में नहीं सर। नहीं पड़ेगी, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा अब एक चीज और बताओ मुझे, नीचे वाला गेस कर देता हूँ, उसको कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर बोलूं, तो वही तो सर बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड पेयर ही तो बेस पेयर है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेस पेयर बोल लो। तो कौन सा सही है दोनों में? आरएनए के केस में न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के केस में न्यूक्लियोटाइड पेयर। नहीं, हाँ बट मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आप किसी भी तरह से बोलो, सही है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि आर्मी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर वो अपने में सेल्फ पेयरिंग भी कर लेता है, दैट दैट इज नॉट द केस एक्चुअली, ठीक है। तो आप डीएनए के केस में अगर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स भी बोलते हो तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ पर सर। जो भी चीज बोलोगे रेपिटेशन उसी चीज की होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह न्यूक्लियोटाइड्स लिखे बैठे हो दूसरी जगह न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है। अगर लिखने की बात आती है या बोलने में भी, जो भी चीज बोलोगे कंसिस्टेंटली एक ही चीज बोलो, ठीक है। हाँ सर। दोनों दोनों सेम, दोनों सेम। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं मैं, कि जो लेंथ ऑफ डीएनए एंड आरएनए है, ठीक है, हाँ सर। इन एनी स्पीसीज, ये क्या है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ दैट स्पीसीज, मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, लेंथ ऑफ डीएनए एंड आरएनए विल बी कांस्टेंट। इन स्पीसीज। कभी ऐसा सुना है क्या कि एक ह्यूमन में कुछ और नंबर ऑफ जो है, मतलब लेंथ ऑफ जो जीनोमिक डीएनए है एक ह्यूमन में कुछ और दूसरे में कुछ और, ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं सर। नहीं। तो ह्यूमन की जो स्पीसीज है होमोसेपियंस, वहां पे जो लेंथ ऑफ डीएनए है बेसिकली जीनोमिक डीएनए, वो क्या होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। होगा, एंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट स्पीसीज। कोई भी हो, डॉग हो, कैट हो, बफेलो हो, मैंगो हो, ठीक है। तो इनकी जो अपनी स्पीसीज है उसका जो लेंथ है बेसिकली वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे 5x के जो फेज है, 584 है, यस 174, 174।
ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसा वायरस जो दैट ईट्स बैक्टीरिया, या आप ये बोल सकते हो कि दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इस 5174 बैक्टीरियोफेज में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। कितने हैं? 174। 5386 बेस पर 5। न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग लिख दो या नाइट्रोजनस बेस लिख दो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रोजनस बेस भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स भी लिख सकते हो। ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं। एक है बैक्टीरिया, जिसको आप लैम्डा फाइव, हाँ। तो 5 मल्टीप्लाइड 124 OX चेन है बैक्टीरिया का, चेन बैक्टीरियोफेज का। ये तो बच्चे जिसने नाम रखा है उसको उससे पूछो, मुझसे मत पूछो। ये उसका नाम 5174, ठीक है। ठीक है। उसने क्या सोच के नाम रखा था, कुछ लॉजिक रहा होगा उसने, हाँ जो है उस समय जब इसका नाम रखा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सर वो सिलेबस एटलीस्ट। सर 5 × 174 बैक्टीरियोफेज वो एक भाइरस है यस यस, दिस इज द वायरस। जेटा जो बैक्टीरिया मतलब, हम्म, जो बैक्टीरिया को खाता है। हाँ जो बैक्टीरिया को खाते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बट बात तो सेम ही। इन्फेक्ट करने का मतलब है उसको खा जाएगा, प्लेग क्रिएट कर देता है। प्लेग होते हैं मतलब एक एक आपके पास पेट्री प्लेट है, उसमें खूब सारे बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं। आप कहीं पे बैक्टीरियोफेज पुट कर दो, डाल दो, तो उस जगह पे एक जो है क्लियर स्पेस नजर आएगा आपको, मतलब उस जगह का बैक्टीरिया को क्या कर गया होगा, खत्म, खा चुका हो, ठीक है। तो हाँ बेसिकली इसी वजह से बोलते हैं वायरस दैट ईट बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली बैक्टीरियोफेज वायरसेस, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी आगे आना है, ठीक है। लैम्डा फेज में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हैं आपके 48,502। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 48,502 न्यूक्लियोटाइड, ये है। अच्छा, यहाँ पे इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बेस पेयर। अब आप यहाँ पे इसको बेस पेयर भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको बेस पेयर की नोट कर। सर वो नंबर फोर की को है। हाँ वैसे सर 48,000 सॉरी, हाँ 48,502 बेस पेयर हाँ और न्यूक्लियोटाइड। हाँ, दोनों लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर क्योंकि बेस यहाँ पे, एक बेस पेयर में तो 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होगा तो डबल हो जाएगा ना। अच्छा ये भी है क्या? न्यूक्लियोटाइड पेयर कर दो, यस सही कहा, न्यूक्लियोटाइड पेयर और बेस पेयर कर दो, और बेस पेयर, हाँ ये कर दो। एसर्सिया कोलाई, जिसको आप ई कोलाई बोलते हो शॉर्ट में, एक बैक्टीरिया है। इसमें आपके पाए जाते हैं कितने, 4.6 10 की पावर 6 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड पेयर, ठीक है। बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड पेयर मैंने बीपी लिख दिया है बेस पेयर के लिए, ठीक है। हाँ सर।
ह्यूमन, ह्यूमन आपका जो है क्या कहते हैं, मैं ह्यूमन में जीनोम की बात कर रहा हूँ, और जीनोम का मतलब है कि हैप्लॉइड कंटेंट। तो अगर हैप्लॉइड कंटेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर की बात करोगे आप, तो होगा 3 × 10⁹ बेस पेयर। ध्यान में रखना, आप पढ़े होंगे 6, ठीक है, 6 बिलियन, पर वो है डिप्लॉयड के लिए। तो कई बार इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड कंटेंट। एक जीनोम में जो चीज मिलेगी ऑलमोस्ट दूसरे में भी हमको वही मिलेगी। तो हम जब स्टडी करेंगे तो हम डबल क्यों करेंगे, हम एक का ही कर लें, हमको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जब लेक्चर में मिलूंगा तो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा किसका, डीएनए का। ठीक है सर। हाँ, सर ये जो बोर्ड में आप लिखा था वो किस में स्टडी कर रहे हो, किस तरीका से? क्या बच्चे? सर जो बोर्ड में आप लिखा था वो किस तरीका से मैं स्टडी करूँ, और मतलब फिर याद रखना पड़ेगी? ये सब आपका एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी का डेटा का मतलब है कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और इसमें से कई सारे पूछे जा चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे पूछे जा चुके हैं। तो ये कॉपी कर लिया आपने? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे। वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था उसको डिस्कस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।